नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल नौ एकेडमी पे। हम लोग इस समय संविधान पे चर्चा कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 के बारे में अध्ययन कर लिया था और आज हम लोग भाग 3 पे चर्चा करने वाले हैं। कौन से भाग पे? भाग 3। भाग 3 की बात करें तो इसका उल्लेख जो है 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 तक इसके बारे में बताया गया है। किसके बारे में? मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार। चूँकि मौलिक अधिकार जो है ये मनुष्य जो है इसको मनुष्य के रूप में परिभाषित करता है। मनुष्य के रूप में परिभाषित करता है। इसीलिए इसे मानवाधिकार कहते हैं। मानवाधिकार भी कह सकते हैं। इसे प्राकृतिक अधिकार भी कह सकते हैं। प्राकृतिक अधिकार भी कहते हैं। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि इसे हम संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। संविधान का मैग्ना कार्टा। संविधान का क्या कहते हैं बाबू? मैग्ना कार्टा। इस बात को भी आपको ध्यान रखता है। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि ये मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा थे। ब्रिटेन के राजा, और इनसे जो है जनता अपने अधिकारों की मांग करने लगी। जनता जो थी वहाँ की अधिकारों की मांग करने लगी। अधिकार की मांग करने लगी कि हमको भी कुछ अधिकार चाहिए। तो इन्होंने जनता को अधिकार देने के लिए एक पत्र बनवाया जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा। और इस मैग्ना कार्टा में उन्होंने जनता को कुछ अधिकार दिए। तो इसी मैग्ना कार्टा की तुलना हम अपने यहाँ मौलिक अधिकार से कर देते हैं। मौलिक अधिकार से कर देते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग आगे ये देखते हैं कि ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया। सवाल ये भी उठेगा कि कहाँ से लिया गया। तो मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। और हम लोग कुछ मौलिक अधिकार के बारे में जानें तो हम लोग देख लेते हैं मौलिक अधिकार के प्रकार कि कितने प्रकार के मौलिक अधिकार जो है भारत की जनता को प्राप्त है। जनता को प्राप्त है। तो आइए देख लेते हैं। और मौलिक अधिकारों की बात करें तो पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। कितने हैं? 5 हैं समानता का अधिकार। उसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 तक हैं। कितने हैं? 4। 19, 20, 21, 22। कितने हैं? 4। उसके बाद तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के
विरुद्ध अधिकार ये हैं 23 और 24। 23 से 24 के बीच में है। ये कितने हैं? 2। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो बाबू दिया गया है 25 से 28 के बीच में। कितने हैं? 4। उसके बाद है धर्म और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जो कि दिया गया 29 और 30 में। कितने हैं? 2। उसके बाद 6वें नंबर पे है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में। उसके बाद 7 नंबर पे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन एक बात हम लोगों को ध्यान देना है कि जो ये संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 44वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ था? 1978 में। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ और इसको मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया बाबू? विधिक अधिकार। इस बात को आपको ध्यान रखना है। विधिक अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। विधिक अधिकार का मतलब ये होता है कि जो संसद द्वारा नियम बनाए जाते हैं उसको ही विधिक अधिकार कहते हैं, और जो भाग में जितने अधिकार प्राप्त हैं उसको मौलिक अधिकार कहते हैं। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो वर्तमान समय में 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं बाबू? इसको हम लिख लेंगे। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। और इसके अंतर्गत कितने अधिकार दिए गए हैं? अधिकार की बात कर लें तो इसको भी आप लोग एकदम बिल्कुल नोट करके लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइए, तब मज़ा आएगा पढ़ने में। अब देख लेते हैं कि कितने प्रकार के अधिकार इसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो 5, 4, 9, 9, 2, 11, 11, 4, 15, 15, 16, 17 और 1, 18। तो 18 अधिकार इसके अंतर्गत दिए गए हैं। अब हम लोग इसमें से जो है कि एक एक अधिकारों को उठाएंगे और उसका थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो समानता का अधिकार, पहला टॉपिक हम लोग उठाएंगे समानता का अधिकार। कहाँ से? 14 से 18 तक। तो एक बार इसको जो है कि रिव्यू देख लेते हैं इसका, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा उस पर चर्चा भी करेंगे। तो आइए
देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो अनुच्छेद 14 में जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता के बारे में बताया गया है। कानून की समानता। अनुच्छेद 15 में भेदभाव का अंत। भेदभाव का अंत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता। अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 18 की बात करें तो इसमें उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। उपाधियों के अंत के बारे में। अब हम लोग धीरे धीरे जो है एक एक अनुच्छेद उठाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 इसमें क्या बताया बाबू? कानून की समानता। कानून की समानता, ठीक है। तो कानून की समानता का क्या मतलब है? तो इसके दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक होता है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता, जो कि ये शब्दावली ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से। कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण, ये शब्दावली जो है अमेरिका से ली गई है, अमेरिका से। तो आइए हम थोड़ा समझ लेते हैं कि कानून के समक्ष समानता का क्या मतलब है। कानून के समक्ष समानता की अगर बात करें तो इसका अगर सरल शब्दों में हम लोग तात्पर्य निकालें तो इसका मतलब ये होता है कि कानून सबको समान दृष्टि से देखेगा। समान दृष्टि से, समान दृष्टि से, अर्थात भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा, नहीं करेगा। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति, बड़ा अमीर जो भी कहें, अमीर अगर कोई अपराध करता है, कोई अपराध करता है और छोटा व्यक्ति, छोटा मतलब गरीब से आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, गरीब अपराध करता है, अपराध करता है। अगर ये दोनों लोग एक ही अपराध करते हैं, अमीर हो या गरीब हो, तो इन दोनों के लिए समान सज़ा का प्रावधान है। समान सज़ा का प्रावधान है। अर्थात कानून जो है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, या वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबके लिए समान सज़ा की व्यवस्था है। और दूसरा हम लोग समझ लेते हैं कानून के समान संरक्षण। तो इसका मतलब होता है कि समान के साथ समानता का व्यवहार, समानता का व्यवहार, और असमान के साथ असमान के साथ असमानता का व्यवहार, असमानता
व्यवहार। कहने का मतलब है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में जो है महिलाओं और बच्चों को विशेष संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियां कुछ होती हैं, विशेष परिस्थितियां, इसमें महिलाओं और बच्चों को संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। इसे भेदभाव नहीं माना जाएगा। दूसरा चीज़ हम देख सकते हैं कि जो पिछड़े जाति के लोगों को आरक्षण दिया जा सकता है। इसको हम भेदभाव नहीं मानेंगे। शराबबंदी, अगर मान लीजिए कहीं शराबबंदी है लेकिन वहाँ पे अगर सैनिक हैं तो उनको शराब दी जा सकती है। इसको अनुच्छेद 14 के अनुसार हम लोग भेदभाव नहीं मानेंगे। और जैसे आयु के आधार पर भेदभाव नहीं मानेंगे। भेदभाव नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने अनुच्छेद 14 कानून की समानता के बारे में समझा। अनुच्छेद 15 तो अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है? भेदभाव का अंत के बारे में बताया गया है। कहने का मतलब है कि कोई भी जो राज्य है वो धर्म, लिंग, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान, इन 5 आधारों पे जो है भेदभाव नहीं कर सकता। धर्म, लिंग, जाति, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें कुछ और बातें ध्यान में रखनी है कि महिलाओं और बच्चों को विशेष संरक्षण दिया जा सकता है। महिलाओं और बच्चों को विशेष संरक्षण दिया जा सकता है। विशेष संरक्षण दिया जा सकता है। ये बात जो है कही गई बाबू 15(3) में, अनुच्छेद 15(3) में इस बात को कही गई है कि महिलाओं और बच्चों को विशेष संरक्षण दिया जा सकता है। दूसरा बात कहा गया है कि राज्य SC ST या पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे सकती है। जैसे शिक्षा में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण दे सकती है। और ये जो इसको कहा गया 15(4) में, और ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको अनुच्छेद 14 के अंतर्गत संरक्षणात्मक
होने के कारण इसे भेदभाव नहीं माना जाएगा। भेदभाव नहीं माना जाएगा। तो ये हो गया अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया बाबू, नोट करिएगा। अवसर की समानता। अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि कोई भी राज्य, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास, ये 6 आधार बताए गए हैं। जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान और निवास। इन 6 आधारों पर जो है नौकरी में, अवसर में भेदभाव नहीं कर सकता है। भेदभाव नहीं कर सकता। मतलब कोई भी राज्य जो है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे और निवास के स्थान पे अवसर में जो है भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन इसमें कुछ बातें हम लोगों को लिखना है, उसको हम लोग ध्यान दे देते हैं। लेकिन कहा गया है कि राज्य पिछड़े वर्गों को नौकरी में आरक्षण दे सकता है। आरक्षण दे सकता है। ये बात की गई है अनुच्छेद 16(4) में। 16(4) में यह बात की गई है। और कहा गया है कि राज्य किसी सरकारी संस्था के अंतर्गत सरकारी संस्था के अंतर्गत मस्जिदों और मंदिरों में उसी धर्म के लोगों को पुरोहित बनाएगा। और इसको भी, चूँकि यह संरचनात्मक है, तो इसको भी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत भेदभाव नहीं माना जाएगा। भेदभाव नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। अस्पृश्यता का मतलब होता है, अगर नाम से ही स्पर्श करें तो न स्पर्श मतलब छुआछूत।
तो ये जो है छुआछूत की समस्या को जो है जो समाज में व्याप्त हुई उसके अंत की बात करता है अनुच्छेद 17। इसका कोई व्यापक परिभाषा नहीं दिया गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सब लोग इससे परिचित हैं। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का बात किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 की बात करेंगे बाबू कि अनुच्छेद 18 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। तो अब हम लोग पढ़ेंगे उपाधियों का अंत, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बात ध्यान देना है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं उपाधियों के अंत में। तो जैसे हम देखें कहीं ना कहीं उपाधियों भी सामाजिक समानता को चोट पहुंचाती हैं, इसीलिए अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। और इसमें क्या बताया गया है कि राज्य जो है शिक्षा और सेना संबंधी उपाधि दे सकता है। राज्य जो है राज्य शिक्षा और सेना संबंधी उपाधि दे सकता है, उपाधि दे सकता है। और इसमें बातें कुछ नोट करेंगे हम लोग। और इसमें कहा गया है कि कला साहित्य नोट करते चले गया। कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में जो है इत्यादि के क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये उपाधियां तो दी जाएंगी, ये उपाधियां जो है दी जाएंगी, लेकिन इसको कोई अपने नाम के आगे, अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता। एक पॉइंट और नोट करेंगे इसमें कि अगर कोई विदेशी उपाधि लेनी है तो पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करनी होगी। तो आज तक यहीं रखेंगे हम लोग, और फिर अगले क्लास में हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार से क्लास चालू करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि इस चैनल से जुड़ें और इसका लाभ लें। धन्यवाद।